Hello dear students, I am Dhaval Thakur and I'll be dealing with subject bookkeeping and accountancy. ये जो सब्जेक्ट है बेटा बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी आप लोगों के लिए बहुत नया सब्जेक्ट है। आपने इसके पहले इस सब्जेक्ट के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये बच्चों हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉमर्स में, एंड अंडर कॉमर्स स्ट्रीम बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ this bookkeeping and accountancy you will be studying various disciplines and the various subjects, and you will be able to make a career in various fields like accounting, taxation, auditing. इन सारे चीजों का बेटा ये बेस है हमारा bookkeeping and accountancy. So let's start with this subject bookkeeping and accountancy. Yes. And we are going to start with the first chapter, that is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. Before proceeding with anything, let's discuss something. थोड़ी सी बातें करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। आप आराम से बैठ के सामने खुद से बातें कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। So, जब मैं बात करता हूँ कॉमर्स में बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी की, तो ये जो बेटा हमारा कॉमर्स में जब हम पढ़ते हैं तो कॉमर्स इज ऑल अबाउट बिजनेस। कॉमर्स ये जो हम डिसिप्लिन एज अ स्टडी एज अ स्ट्रीम जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको पता है द कॉमर्स इज ऑल अबाउट बिजनेस। और व्हाट इज बिजनेस? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज बिजनेस। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज बिजनेस। तो ऐसे इस बिजनेस में जितने भी नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम परफॉर्म करेंगे, उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में हमारा ये सब्जेक्ट है बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स अज्यूम कि आप सब एक बिजनेसमैन हैं, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है। हमारा बिजनेस है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है। वी आर द ओनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। लेट्स अज्यूम ब्लू स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे शॉप का नाम है और हम उस शॉप के ओनर हैं। तो हमारे शॉप में बेटा मॉर्निंग टू इवनिंग n numbers of customers visit करेंगे। कोई कहेगा सिर्फ 5, 10, 20, 50, 100। बहुत सारे कस्टमर्स हमारे शॉप को डे टू डे बेसिस पे विजिट कर सकते हैं। अब जब इतने सारे कस्टमर्स आएंगे, कुछ कस्टमर्स जस्ट इंक्वायरी करके चले जाएंगे, कुछ कस्टमर्स कोटेशन लेके जाएंगे। ये बच्चों तो बताइए, इन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए या फिर आप रिकॉर्ड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा? तो डेफिनेटली आपका आंसर ऐसा होगा कि यस सर, वी मस्ट रिकॉर्ड ऑल दोस बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच वी हैव परफॉर्म थ्रू आउट द डे। क्यों? क्योंकि अगर हम इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे वी वोंट बी एबल टू फाइंड आउट कि हमने कितने का सेल्स किया है, कितने पैसे आए, कितने पैसे नहीं आए, कितने पैसे लेने हैं, देने हैं। ऑल सच अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। और इफ वी वांट दैट डेटा टू बी एक्यूरेट वी मस्ट रिकॉर्ड दोस बिजनेस ट्रांजैक्शंस सिस्टमैटिकली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आप उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कब रिकॉर्ड करोगे? ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करोगे या फिर जब आप फ्री होगे, जब आपके पास कुछ काम नहीं होगा, फ्री बैठे होंगे तब रिकॉर्ड करेंगे? लेट्स एग्जांपल, सैटरडे संडे को आपका बिजनेस बहुत ज्यादा होता है तो आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस मंडे को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अभी जैसे दिवाली का सेल आने वाला है तो दिवाली का सेल बहुत ज्यादा हो रहा है तो दिवाली के बाद बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अब बताइए कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करना ज्यादा बेटर होगा या फिर बाद में जब टाइम मिले तब?
तो बच्चों करेक्ट आंसर होगा कि वी शुड रिकॉर्ड दोस बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन द स्पॉट। जब मैं कहता हूं ऑन द स्पॉट तो उसका मतलब होगा एज एंड व्हेन दिस बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑकर्स वी शुड रिकॉर्ड दोस बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये जो बातें अभी हमने डिस्कस की रिगार्डिंग recording of business transaction in the books of accounts in a systematic and chronological order, this process is nothing but bookkeeping। इसे ही बच्चों हम bookkeeping कहते हैं। और ये जो काम है ये हमें डे टू डे बेसिस पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज किया फिर कल नहीं करेंगे फिर परसों करेंगे। जैसे ही business transactions होते हैं we are going to record those business transactions in a systematic and chronological order, and that is what bookkeeping is all about। अभी हमने जो डिस्कस किया बच्चों ये कुछ और नहीं, यही है हमारा bookkeeping। देखिए bookkeeping की मीनिंग देखो सब लोग ध्यान से। या so guys, what is bookkeeping? Bookkeeping is the process of recording business transaction where in the books of accounts। I repeat, what is bookkeeping? It's the process of recording business transactions कहाँ पे बच्चों? In the books of accounts। Where? In the books of accounts। कैसे? How? In a systematic chronological order। So guys, what is bookkeeping? Bookkeeping is the process of recording business transaction in the books of accounts in a systematic and chronological order। ये सारे टर्म्स आपको अपने बुक में नोट करने हैं साथ साथ में, ठीक है? तो आई होप आप लोग लिखते रहेंगे, पॉज कर लीजिएगा और बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा इस टर्म को। सो बुककीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन in the books of accounts in a systematic and chronological order, right? So here is a new term which is known as ये chronological order। What is this chronological order? बच्चों chronological order का मतलब होता है on the spot as and when transaction occurs in the order of their occurrence। जैसे transactions होते हैं वैसे ही हम तुरंत उन business transactions को record करेंगे। For an example, let's assume कि आज का डेट है बेटा 23 अक्टूबर और हम business transactions जो भी ट्रांजैक्शंस हमने 23 अक्टूबर को परफॉर्म किए वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दोस बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन 23 अक्टूबर इटसेल्फ। हम ऐसा नहीं करेंगे कि चलो 23 अक्टूबर 24 25 फ्राइडे सैटरडे संडे आ रहा है हम बहुत बिजी हैं तो हम बाद में नेक्स्ट वीक रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं करना है। यू शुड रिकॉर्ड दोस बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन द स्पॉट, दैट इज एज एंड व्हेन दे ऑकर। सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस दे आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स in a systematic and chronological order, and such recording of business transaction in the books of accounts is nothing but bookkeeping। इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं? bookkeeping। और जो पर्सन होता है the person who records the same is called accountant। जो भी ये पर्सन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है हम उससे क्या कहते हैं बेटा? अकाउंटेंट कहते हैं। या सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ बुककीपिंग। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम बेटा नेक्स्ट टर्म देखेंगे। ओके, अब हमारे स्टडी का फॉर्मेट कैसा होगा जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। As we have started with the subject bookkeeping and accountancy, this subject is practical subject। ये जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन थियरी। अनलेस एंड अनटिल आप थियरी बहुत अच्छे से समझते हो आप इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को बिल्कुल भी आप नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर आपने थियरी पे ध्यान नहीं दिया। And as we are studying this subject for the first time, हमें इसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उन टर्म्स की मीनिंग देखनी होगी। जनरल टर्म्स में शायद से हम उन्हें कुछ और कहते हो, बट अकाउंटिंग टर्म्स में उनके लिए हमारे पास कोई और प्रॉपर वर्ड हो सकता है। So first of all, let's start with the basic terminologies। इस सब्जेक्ट की कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। And amongst those basic terms, the first term which we are going to deal is transaction। जैसे बच्चों हमने मीनिंग में देखा बुककीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने कहा बुककीपिंग इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो पहले ये तो पता कर ले कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ between two or more person or parties is known as transaction। जब बेटा दो या दो से ज्यादा लोग कुछ एक्सचेंज करते हैं, क्या एक्सचेंज करेंगे? दैट कैन बी गुड्स और सर्विस। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे क्या? नहीं सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नहीं होगा। ये एक्सचेंज होगा फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज व्हाट? समथिंग इन रिटर्न। तो इन रिटर्न हम क्या लेंगे? मनी और मनीज वर्थ व्हिच इज इक्विवेलेंट टू मनी, या फिर जिसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड या एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक चेक से पेमेंट करो, क्रेडिट कार्ड करो, डेबिट कार्ड करो, फोन पे करो, गूगल करो, पेटीएम करो, कुछ भी करो, बट सर्टेन कंसिडरेशन और एक्सचेंज होना चाहिए। ओके या और मॉनेटरी वैल्यू भी होनी चाहिए। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ बिटवीन टू और मोर पर्सन और पार्टीज इज नोन एज ट्रांजैक्शन।
जब हम अकाउंट्स में डिस्कस करते हैं इन ट्रांजैक्शंस को, तो बच्चों हमें दो टाइप के ट्रांजैक्शंस स्टडी करने हैं। फर्स्ट होगा हमारा कैश ट्रांजैक्शन। अब ये कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है? बेसिक ट्रांजैक्शन वाला इफेक्ट सब में होगा, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट व्हेन सच एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस for cash, where the goods and services they are exchanged for cash, for immediate payment, for on the spot payment, such exchange will be known as cash transaction. ऐसे exchange को हम बच्चों क्या कहेंगे? Cash transaction, where the goods and services they are exchanged for cash, where payment is made on the spot for the exchange of goods and services. Such transactions are known as cash transaction. ये हमारे फेवरेट भी हो सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल के फॉर्म में कहा था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, तो हमें सबसे ज्यादा कौन से कस्टमर्स अच्छे लगेंगे? जो हमें काउंटर पे कैश पे करके जाते हैं, जो ऑन द स्पॉट पे करते हैं। ऑन दी अदर हैंड और भी बेटा कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं कैटेगरी के, जिन ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है बच्चों? इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, गुड्स और सर्विसेज दे आर एक्सचेंज विल टेक प्लेस, गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होंगे, बट पेमेंट इज नॉट मेड ऑन द स्पॉट। पेमेंट ऑन द स्पॉट होता है क्या? नहीं। जो बायर होता है वो क्या कहता है कि आई विल पे यू आफ्टर 10 days, 15 days, or the in such transaction where the payment will be made on future date, all such transactions are known as credit transaction, जिसे हम बेटा बेसिक टर्म्स में, जनरल टर्म्स में उन्हें उधार भी कहते हैं। So when cash is not paid or received for the exchange of goods and services, it is known as credit transaction. And do remember, in case of credit transaction, payment will be made on later date. Payment कब होगा बच्चों? बाद में होगा। तो as a business concern, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें कैश में भी डील करना होता है और क्रेडिट में भी। जब कैश में डील करने से मतलब क्या होगा? एक्सचेंज विल टेक प्लेस, exchange of goods and services that will take place against immediate payment, that is cash. And in case of credit transaction, this exchange will take place, but payment will be not made on the spot, payment will be made on future date. और बिजनेस में हमें कैश और क्रेडिट दोनों में डील करना पड़ता है बेटा, अगर हमें अच्छे से बिजनेस करना है। या तो ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश एंड क्रेडिट। Along with cash and credit, we have one more type which is known as barter transaction. आपने पढ़ा होगा स्कूल में barter transaction क्या होता है बेटा? जहां पे commodities exchange होती है, where one commodity is exchanged for another commodity. Such type of transactions are known as barter transaction. And to remember, we are not going to record such transaction where the value of goods and services is not given in the books of accounts. ये सारी चीजें हम प्रिंसिपल्स के फॉर्म में आगे पढ़ेंगे। हाँ, बट कैश और क्रेडिट ये दोनों ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, व्हिच इज नोन एज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम सिर्फ कैश में डील नहीं करते हैं, बिजनेस में हम कैश में भी डील करते हैं, क्रेडिट में भी डील करते हैं। वी रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। या फर्स्ट टर्म हमने डिस्कस किया बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद बच्चों अभी हमने डिस्कस किया ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के फॉर्म में कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। The next, one of the most important term which we are going to discuss is goods. Goods क्या होता है बेटा? Goods होते हैं all the commodities or articles in which a businessman deals. Goods क्या होता है बच्चों? All the commodities or articles in which a businessman deals. अब ये क्या हो गया सर? ध्यान से सुनिए एग्जांपल। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम का ओनर था, अब भी इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम के ओनर थे, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर डीलिंग इन मोबाइल फोन, यू आर डीलिंग इन लैपटॉप, यू आर डीलिंग इन टेलीविजन, यू आर डीलिंग इन एयर कंडीशनर, तो ये सारे जो प्रोडक्ट है जिनमें आप डील कर रहे हो, जिनमें आप बिजनेस कर रहे हो, जिनको सेल करके आप पैसे अर्न करते हो, ऑल सच कमोडिटीज और आर्टिकल्स दे आर नोन एज गुड्स। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? गुड्स कहते हैं। On the other end, let's take another example. मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मेरे स्टेशनरी की शॉप में मैं पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, पेपर, इंक, अगर ये सारे प्रोडक्ट्स सेल करता हूँ, तो ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे लिए क्या है बच्चों? गुड्स है। अगर मेरा होटल है, मैं मेरे होटल में टी, कॉफी, वड़ा पाव, समोसा, ठीक है, अगर ये सारी चीजें सेल करता हूँ, तो ये सब चीजें क्या है मेरे लिए? गुड्स है। So all the commodities or articles in which a businessman deals, they are known as goods. Do remember, अब गड़बड़ नहीं करना है, आगे से टर्म्स इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। या So all the commodities or articles in which a businessman deals or a trader deals is known as goods. वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे लिए? Goods हो जाएंगे। आइसक्रीम सेलर के लिए आइसक्रीम गुड्स होगी, राइट? अगर आपका what we can say
रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है तो अब जो भी कपड़े सेल करते हो वो सारे आपके लिए गुड्स हो जाएंगे. सो ऑल द कमोडिटीज और आर्टिकल्स इन व्हिच बिजनेसमैन डील्स दे आर नोन एज गुड्स. आपका ऑटोमोबाइल्स का शोरूम है, आप टू व्हीलर सेल करते हो, बाइक सेल करते हो, स्कूटी सेल करते हो, तो वो बाइक्स और स्कूटी आपके लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स. एग्जांपल को पूरी तरीके से अच्छे से समझो. ऑल द कमोडिटीज और आर्टिकल्स इन व्हिच अ बिजनेसमैन डील्स, जिन्हें आप ट्रेड कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे सेल कर रहे हो, वही क्या होगा बच्चों? आपका गुड्स होगा. या आगे बढ़ते हैं. गुड्स के बाद नेक्स्ट टर्म जो हमें देखना है, दैट टर्म इज या प्रॉफिट. अब ये प्रॉफिट क्या होता है? तो बेटा प्रॉफिट को समझने के लिए हमें दो चीजों के बारे में ध्यान से देखना होगा. प्रॉफिट को हम समझेंगे दो पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट टर्म, दो टर्म्स हमें पता होना चाहिए. द फर्स्ट टर्म इज इनकम और रेवेन्यू. इनकम और रेवेन्यू क्या होता है बेटा? इनकम और रेवेन्यू इज द अमाउंट व्हिच इज रिसीव्ड बाय बिजनेस फर्म फ्रॉम सेल ऑफ इट्स आउटपुट. आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हो, वो प्रोडक्ट आउटपुट सेल करने के बाद जो पैसे आपको मिलेंगे वो क्या होगी? आपकी इनकम, या फिर आप उसको रेवेन्यू कह सकते हो. ऑन दी अदर हैंड और एक टर्म हमें देखना होता है एक्सपेंडिचर, खर्चा. व्हाट इज एक्सपेंस? अमाउंट पेड फॉर, अमाउंट पेड टू डिराइव सम बेनिफिट. कॉस्ट इनकर्ड टू डिराइव सम बेनिफिट इज नोन एज एक्सपेंडिचर. कोई बेनिफिट लेने के लिए जो हम अमाउंट स्पेंड करते हैं. फॉर एन एग्जांपल हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में बहुत सारी लाइटिंग्स है, बहुत सारे एयर कंडीशनर है, सेंट्रलाइज एसी है हमारे शोरूम में. तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा हमारे लिए? एक्सपेंस. वो शोरूम में हमने रेंट पे लिया हुआ है, जगह खुद की नहीं है, तो जो हम रेंट पे करते हैं वो रेंट क्या होगा? हमारा एक्सपेंस. ऑन दी अदर हैंड जो पैसे मिलेंगे फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, I hope now you know what is goods. All the commodities or articles in which a businessman deals, they are known as goods. तो प्रोडक्ट को सेल करके जो पैसा मिलेगा, इनकम. सारा स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, रेंट पे कर रहे हैं, वो सब क्या हो गया? हमारा एक्सपेंस. तो प्रॉफिट के लिए बेटा एक्सपेंस ज्यादा होना चाहिए या इनकम? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर इनकम क्या होनी चाहिए? ज्यादा. अगर हमारी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, दैट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू. आई रिपीट, व्हाट इज प्रॉफिट? Excess of revenue over expenditure or expenses is known as profit. What is profit? Profit is the excess of revenue or income over the expenditure or expense of business firm, that is known as profit. So profit क्या हो गया बच्चों? Excess of income over expenditure. इतना काफी होगा हमारे लिए. या नेक्स्ट टर्म जो हमें देखना है वो है बच्चों लॉस. लॉस क्या होता है? लॉस उल्टा होगा. लॉस विल बी द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर. जब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और हमारी इनकम कम है. आई रिपीट, जब हमारे expenses, that is overall expenditures, are more than our revenue, that is excess of expenditure or expenses over the revenue or income, that is known as loss. हम उसे क्या कहेंगे? Loss. And when income is equal to expense, वो situation क्या होगी बेटा? No profit, no loss. पूछेगा नहीं कोई, but just फिर भी वैसे उसे ब्रेक इवन भी कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट ग्रुप, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ टर्मिनोलॉजीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बच्चों एसेट्स. अब मैं यहाँ पे आपको वन वर्ड में टर्म्स बताऊंगा, वन वर्ड में सारे के मीनिंग बताऊंगा. तो ये एसेट्स को बेटा हम कैसे याद रखेंगे? एसेट्स मींस प्रॉपर्टीज. डू रिमेंबर, एसेट्स का मतलब क्या होता है बेटो? प्रॉपर्टीज. एसेट्स मींस प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी ऑफ all the types which are owned by a businessman or all the rights which are owned by a businessman which helps him to earn profit, they are known as assets. हम उन्हें क्या कहते हैं? assets. नॉर्मली बच्चों जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, assets की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, लैंड, जमीन, जगह, और थोड़ा और ज्यादा सोच लोगे तो सोना. But when it comes to bookkeeping and accountancy, the meaning of assets वो बेटा बहुत broad है. That is cash, जो पैसा आपके पास है, कैश इन हैंड. दैट कैश इन हैंड इज आल्सो कंसीडर्ड एज एसेट. आपके जो बैंक में पैसे हैं, जिसे हम कहेंगे कैश एट बैंक, वो भी आपका एसेट होगा. आपके पास बिजनेस में जो भी मशीनरीज हैं, प्लांट एंड मशीनरी, आपका जितने भी बिजनेस में फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, लैंड, बिल्डिंग, ये सारों, इन सबको हम अकाउंट्स में क्या कहते हैं बच्चों? एसेट्स कहते हैं. बिकॉज ऑल दिस थिंग्स और राइट्स दे हेल्प अ बिजनेसमैन टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट. Yeah, so all properties held by businessman, they are called as assets. कोई भी प्रॉपर्टी है वो आपकी है, आप उसके ओनर हो, तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी बच्चों? एसेट्स हो गई. तो अकाउंट्स में प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास क्या वर्ड है? एसेट्स. डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टर्म. एसेट्स मींस ऑल द प्रॉपर्टीज व्हिच आर हेल्ड बाय बिजनेसमैन. एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी.
दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज एसेट्स। अब बारी आती है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की। दिस एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। अब आप इन ऊपर वाले एसेट्स को देखो बच्चों, एग्जांपल ऑफ एसेट्स में वी हैव कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश एट बैंक, ये सारा क्या होता है एसेट्स। अब इन एसेट्स में बेटा देयर आर सर्टेन एसेट्स व्हिच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म। एक बार जिन एसेट्स को हमने खरीद लिया, उन एसेट्स को एक बार खरीदने के बाद बेटा हम उनको लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं। आई रिपीट, कैसे यूज करते हैं? लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं। And if we are using those assets for long term, those assets are known as fixed assets. हम उन assets को क्या कहेंगे बच्चों? Fixed assets. क्यों fixed assets कहेंगे? Because they are held in business for a long term. Example, अगर suppose आपने बच्चों land and building, आपने आपके ऑफिस के लिए बिल्डिंग बनाई या बिल्डिंग आपने परचेस कर ली, प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेस कर लिया, तो आप मुझे बताओ वो आप मशीनरीज कितने साल यूज करोगे? मे बी 5 ईयर, 10 इयर्स, बिल्डिंग होगी तो 20-30 इयर्स, उसके बाद भी बेटा हम यूज कर सकते हैं। तो द एसेट्स व्हिच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म, दे आर कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट्स। या द एसेट्स व्हिच आर परचेस्ड टू इक्विप द बिजनेस एंड हेल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे आर कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट्स। The examples are plant and machinery, vehicles, and land and building. They are held and equipped in a business for a long term. इसके बाद बच्चों जो सेकंड कैटेगरी एसेट्स की आती है, those assets are known as current assets. हम इन्हें current assets कहते हैं। Why they are called as current assets? Because they are held in business for a short term. वो बिजनेस में कैसे रहते हैं बेटा? शॉर्ट टर्म के लिए, and they keep on changing. I repeat, ध्यान से सुनना बच्चों, they keep on changing their form from one form to another. वो अपना फॉर्म बार बार चेंज करते रहते हैं from one form to another. सर अब ये कैसे होता है, जरा इसके बारे में बताइए। how they change their form from one form to another, इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी होगी। या अब ध्यान से देखो बच्चों, एग्जांपल, तो मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में कुछ करंट एसेट्स लिख के देने वाला हूं और फिर विद द हेल्प ऑफ दोस एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे। तो करंट एसेट्स का एग्जांपल होता है बेटा कैश इन हैंड, ये करंट एसेट्स है। कैश एट बैंक, ये भी करंट एसेट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गुड्स, ठीक है, जिसको हम बेटा स्टॉक भी कहते हैं, ये भी क्या है हमारा करंट एसेट। तो फॉर द टाइमिंग मैंने आपको ये सिर्फ तीन ही करंट एसेट्स बताए हैं। तो वी आर गोइंग टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ करंट एसेट विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री टर्म्स ओनली। अच्छा, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बच्चों सपोज आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, लेट्स अज्यूम आपके पास आपके पास 1 लाख रुपीस है, तो बेटा कोई भी बिजनेसमैन उसके पास जितना भी कैश होगा वो पूरा का पूरा कैश वो नहीं चाहेगा कि वो आइडल पड़ा रहे। आइडल मतलब आप अपने बिजनेस में ऐसे ही कैश है, मतलब पड़ा है तो पड़ा है, कैश को यूज नहीं करेंगे। हम ऐसे करेंगे क्या, लाइक मशीनरी विच वी यूज फॉर लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं करेंगे हम। कैश से क्या करता है बिजनेसमैन, विद द हेल्प ऑफ कैश वो बिजनेसमैन वो क्या करेगा, कोई बताएगा बच्चों? यस, वो बिजनेसमैन क्या ट्राई करेगा, विद द हेल्प ऑफ कैश वो क्या परचेस करेगा, गुड्स परचेस करेगा। सपोज आपने कैश से गुड्स परचेस किए, कितने के गुड्स परचेस किए, 80,000 के आपने गुड्स परचेस कर लिए। 80,000 के आपने क्या परचेस के लिए, गुड्स परचेस के लिए। और अब आप इन गुड्स को, मतलब गुड्स क्या होता है, ऑल द कमोडिटीज और आर्टिकल्स इन व्हिच अ बिजनेसमैन डील्स। तो अभी आपका स्टॉक हो गया जिसको बेच के आप पैसा कमाओगे। तो जब आप इन गुड्स को सेल करोगे या ऐसे स्टॉक करके रखोगे कि नहीं गोडाउन में सजा, मतलब शॉप में सजा के रखेंगे, डेकोरेट करके रखेंगे, अच्छा दिख रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर हम डेकोरेट भी करेंगे तो हम इसलिए डेकोरेट कर रहे हैं कि विल बी एबल टू सेल ऑल दोस आइटम्स जो हमने डिस्प्ले में रखे हैं। तो हम इन गुड्स को सेल करेंगे। और बच्चों जब हम इन गुड्स को सेल करेंगे तो हमारे जो कस्टमर्स होंगे, हमारे जो सामने वाले कस्टमर्स होंगे, वो वापस से हमें क्या देंगे बेटा, वो कस्टमर्स, या सेकंड वेट फॉर अ व्हाइल, पेंसिल, आई एम सर्चिंग फॉर पेंसिल। हाँ, यस, ये जो हमारा बेटा गुड्स है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो कैश इन हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कस्टमर्स हमें चेक से पेमेंट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर वो फोन पे गूगल पे करते हैं तो भी अमाउंट कहाँ आएगी, हमारे बैंक अकाउंट में ही आएगी। सपोज लेट्स एज्यूम हमने ये 80,000 के गुड्स 1 लाख रुपीस में सेल कर दिए, ठीक है, तो वापस से हमारे पास कैश आ जाएगा, बहुत सारा कैश आ जाएगा। तो ये सारी ये जो तीनों आइटम्स है ये कभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहेंगे। वापस से कैश आएगा, हम वापस से कैश से गुड्स परचेस करेंगे,
वापस से कैश से हम क्या परचेस करेंगे, गुड्स परचेस करेंगे, वापस से हम गुड्स को सेल करेंगे तो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट होगा। अगर कस्टमर चेक देता है तो वो बैंक कहलाएगा, ठीक है, बैंक बैलेंस के फॉर्म से हम उससे जानेंगे। तो यहाँ पे these are the assets which keep on changing their form from one form to another form, and these assets are known as current assets। क्योंकि बेटा कोई भी बिजनेसमैन उसके पास 1 लाख है तो ऐसे तिजोरी में बंद करके रखना पसंद नहीं करेगा, वो उससे बिजनेस करेगा तो कैश से गुड्स परचेस करेगा, गुड्स को सेल करेगा तो वापस से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से पैसे आएंगे, वापस से गुड्स खरीदेगा, सेल करेगा, और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे वो करते ही रहेगा। और अगर बेटा ऐसा वो कुछ कंटिन्यूअस बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है तो ये सारे आइटम्स है जो अपना फॉर्म बार बार चेंज कर रहे हैं, तो सच आइटम्स आर नोन एज करंट एसेट्स। ऐसे आइटम्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, करंट एसेट्स। why we call them current assets? Because they keep on changing their form from one form to another form। I hope आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स आर कैश इन हैंड, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड गुड्स। और मुझे पता है अभी आपको सिर्फ कैश इन हैंड और गुड्स का मतलब पता है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल मैंने नहीं बताया, वो हम बताएंगे धीरे धीरे, इन सारी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, या next category of assets, further classification of assets they have given in the form of tangible and intangible assets। what is this tangible and intangible? Tangible assets are those assets which can be seen, touched or felt, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ में आएगा कि अरे भाई है कुछ तो, लाइक मोटर कार, मशीनरी, फर्नीचर, इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। so this assets which can be seen or all those assets who have physical possession or physical जिनको existence है, those assets are called as tangible assets। and on the other hand there are some assets जिनको बच्चों physical existence होता नहीं है, they are held in business, they are equipped in business, but they help businessman to earn profit, but उनको कोई physical existence मतलब दिखते नहीं है। and all those assets which cannot be seen, touched or felt, they are called as intangible assets। I repeat, all those assets which are held in business, which help a businessman to earn profit but do not have physical existence, they are known as intangible assets। इनमें से आपने कुछ नाम सुने होंगे। when it comes to intangible assets, the examples are goodwill, copyright, patent and trademark। कॉपीराइट एक बहुत कॉमन टर्म है जो मुझे लगता है आप में से हर किसी ने सुना होगा। जब हम YouTube वीडियोस वगैरह देखते हैं, म्यूजिक देखते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पे ये टर्म बहुत यूज होता है कि मेरा म्यूजिक था, किसी और सिंगर ने चुरा लिया, कॉपीराइट कंटेंट, यूट्यूब पे कॉपीराइट्स वगैरह आप ये सारी चीजें सुनते होंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ऑल दिस थिंग्स दे हेल्प्स अ डिजिटल क्रिएटर और अ बिजनेसमैन टू हेल्प एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन दी बिजनेस। कैसे? विदाउट देयर परमिशन कोई भी उनका कंटेंट यूज नहीं कर सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। सो वी हैव टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल एसेट्स। पेटेंट के बारे में बेटा मैंने कुछ बताऊंगा आपको। व्हाट इज पेटेंट? लेट्स अज्यूम कि आपने एक ऐसा फैन बनाया जो ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडी हवा देता है। ध्यान से सुनो, आपने एक ऐसा फैन बनाया जो ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडी हवा देता है। अब उषा फैन वालों को पता चल गया कि अरे यार यहाँ ऐसा कोई इंसान है जिसने एक फैन बनाया है जो ठंडी में गर्म गर्मी में ठंडी हवा देता है, एसी से कम खर्चे में, फैन के खर्चे में एसी के मजे दे रहा है। तो उषा फैन वाले आपको कांटेक्ट करेंगे, वो कहेंगे कि सर आपने ये जो फैन का डिजाइन बनाया वो डिजाइन हमको सेल कर दो और ये फैन हम हमारे ब्रांड के अंडर सेल करना चाहते हैं। आप बोलोगे ऑब्वियसली डेफिनेटली, बट क्या आप उनको फ्री में दोगे? आपने जितनी मेहनत से ये टेक्नोलॉजी बनाई, क्या ये टेक्नोलॉजी आप उनको फ्री में दे दोगे? ऑब्वियसली आप फ्री में नहीं देंगे। आप क्या कहेंगे? यस सर, द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल फॉर सेल और आप उनको यूज कर सकते हो, बट कैसे? दैट डिपेंड्स। अगर रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे है, अगर आपको पूरा का पूरा सेल करना है तो आप अपना पूरा पेटेंट राइट उनको सेल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन जो आपके नाम पे है वो पूरा उनको सेल कर सकते हो, या फिर आप उनको कह सकते हो कि आपको जितने फैंस प्रिपेयर करने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं, करो, आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स कि कैसे बनाना है, क्या कंपोनेंट्स लगने वाले, सब मैं बताऊंगा, बट आप जितने फैन बनाओगे पर फैन यू हैव टू पे मी 5000 रुपीज। और ऐसी भी कुछ आप डील करोगे ना तो सामने वाली कंपनी हंसते हंसते आपको 5000 रुपीज पर फैन देगी। Let's assume if they manufacture 10,000 fans, so they'll pay you 10,000 fan into 5,000 rupees। बहुत ह्यूज अमाउंट होती है। क्यों आपको पैसे देने के लिए रेडी हो गई कंपनी? बिकॉज यू आर हैविंग पेटेंट राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो अब ये पेटेंट राइट कहीं दिखता है क्या? इसको फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं। तो ऐसी चीजों को बेटा कौन से एसेट्स कहा जाता है? इनटैंजिबल एसेट्स। एसेट्स मींस प्रॉपर्टीज, टैंजिबल प्रॉपर्टीज एंड इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज। ये हो गया बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। हमने देखे फिक्स्ड एसेट्स, हमने देखे फिक्स्ड एसेट्स के बाद कौन सा एसेट देखा बच्चों हमने? करंट एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स एंड
इंटेंजिबल एसेट्स। अब हमें स्टडी करना है बच्चों लाइब्रेरीज के बारे में। लाइब्रेरीज क्या होता है? अच्छा, लाइब्रेरीज के बारे में जानने से पहले जरा ये मुझे बताओ, एसेट्स क्या होता है? चलो बोलो खुद से, अपने आप जवाब दो बच्चों। व्हाट इज एसेट्स? Properties. All types of properties which are held by businessman and which helps them to earn profit, they are called as assets. वैसे ही हमारे पास एक नया टर्म है जिसे हम कहेंगे लाइब्रेरीज। क्या कहेंगे बच्चों? लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज डिस्कस करते हैं। लाइब्रेरीज क्या होता है? लाइब्रेरीज का मतलब होता है बच्चों अमाउंट पेबल बाय बिजनेस फर्म टू द आउटसाइडर्स। लाइब्रेरी का मतलब होता है कर्जा, डेब्ट, अमाउंट पेबल बाय बिजनेस फर्म टू द आउटसाइडर्स। अगर हमने बाहर वालों से कुछ पैसे लिए हैं या कुछ भी चीज परचेस लिया है या कोई फेवर लिया है एंड फॉर दैट सर्टेन सम ऑफ अमाउंट इज पेएबल टू देम, तो दैट ऑब्लिगेशन टू रीपे द अमाउंट इज नोन एज लायबिलिटी। द अमाउंट पेएबल बाय business firm to the outsiders is known as a liability, that is responsibility to pay the amounts। पैसे देने बाकी हैं और पैसे देने बाकी है वाली फीलिंग इज नोन एज लायबिलिटी। अकाउंट्स में डेब्ट, कर्जे को हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी। प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एसेट्स। एंड all the commodities or articles in which a businessman deals, they are known as goods। ये हम टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, वेरियस टर्म्स। अब बच्चों लाइब्रेरीज का ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन है ये हम आगे देखेंगे, अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। अभी हम बेसिक टर्म्स सीख रहे हैं जिससे हम आगे धीरे धीरे स्टार्ट कर पाए। और जो टर्म्स मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अगर अभी मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दोस टर्म्स इन प्रॉपर मैनर। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे, जैसे जैसे हम उस लेवल तक पहुंचेंगे, उस लेवल की थ्योरी भी आपको धीरे धीरे बता दी जाएगी। ओके, तो बच्चों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमें डिस्कस करना है वो है हमारा कैपिटल। कैपिटल को हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल क्या होता है? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि हम सबका एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, तो वो तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए कहा, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक शोरूम हमने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। तो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक शोरूम स्टार्ट करना कोई उतना इजी टास्क नहीं होगा। खाने का काम है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हर कोई ओपन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ओपन करने के लिए बेटा ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। आपको बहुत सारी चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी। आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो आप उसको रेंट पे लोगे, फिर उस प्रॉपर्टी में आप इंटीरियर करवाओगे, बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद आपको बहुत सारे ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको परचेस करने पड़ेंगे और तब जाके आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम स्टार्ट होगा। तो कैपिटल क्या होता है बेटा? एज अ ओनर आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, दैट टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, अब ध्यान से, total amount invested in business by the owner in the form of cash and other asset is known as capital। Total amount invested in business by the owner in the form of cash and other asset is known as capital। हम इसे क्या कहते हैं? कैपिटल। अगर आप बिजनेस के ओनर हो, आप अपने बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसे मेरा मतलब है आप कैश इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एसेट्स के फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जो भी इन्वेस्ट करोगे दैट इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस बाय ओनर इज नोन एज कैपिटल। ये आपको लिख के रखना है सारे टर्म्स और ध्यान में भी और लर्न भी करना है। सो कैपिटल मींस टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस by the owner in the form of cash and other assets। And now I know आप सबको assets की मीनिंग समझ में आ गई है। What is assets? Properties, tangible, intangible, कैसी भी properties। तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो अपने बिजनेस में, those investments are termed as capital। The next term which we are going to learn is drawing। Drawing क्या होता है? जैसे बेटा आप ओनर हो, आप अपने बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल। दैट इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। तो बेटा अगर बिजनेस का ओनर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करता है, एनीथिंग विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। आई रिपीट, अगर आप बिजनेस के ओनर हो, आप अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करते हो, तो सच विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज विल बी टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स। हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? ड्रॉइंग्स। एनीथिंग विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, दैट इज बाय बिजनेसमैन फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग। एग्जांपल, इफ यू आर द ओनर ऑफ बिजनेस, आपने अपने छोटे भाई की स्कूल की फीस पे कर दी। सपोज उसकी स्कूल की फीस पे करनी थी, आपने बिजनेस बैंक अकाउंट से चेक दे दिया, ड्रॉइंग्स। आपने घर का लाइट बिल पे कर दिया बिजनेस से, ड्रॉइंग्स। आपने अपने शोरूम से एक टीवी उठा के लेके गए और घर पे लगा दिया मम्मी पापा के रूम में,
क्या हो गया, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स मतलब एनीथिंग, आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, आप गुड्स विड्रॉ कर सकते हो, और इवन आप एसेट्स भी विड्रॉ कर सकते हो बिजनेस से फॉर योर पर्सनल यूज। जो आपके शोरूम में सोफा था, उस सोफे को उठा के आपने घर पे रख लिया, क्या हो गया, drawings. So guys, anything withdrawn by proprietor from business for personal use is known as drawing. And here we have discussed and studied the two most important terms, that is capital and drawing. Capital क्या होता है, when owner invest in his own business, उसे हम कैपिटल कहते हैं। बट अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करता है, मतलब बिजनेस से अगर ओनर घर पे कुछ लेके जाता है, सो एनीथिंग विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, दैट विल बी टर्म्ड एज ड्राइंग्स। हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, ड्राइंग्स कहेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। लेट्स रिवाइज ऑल दोस कांसेप्ट फटाफट क्विकली। फटाफट रिस्पॉन्ड करो। चलो बच्चों, व्हाट इज बुक कीपिंग? Bookkeeping is the process of recording business transaction in the books of accounts in a systematic chronological order. In a systematic and chronological order. Second हमने देखा बच्चों bookkeeping के बाद हमने second term हमने डिस्कस किया transaction, because bookkeeping में हमने कहा it's a process of recording business transaction। तो पता तो करे ये transaction होता क्या है। Transaction means exchange of goods and services for money or money's worth between two or more person or parties is known as transaction। जब हम बिजनेस में होते हैं, वी परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। कौन कौन से वो ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शंस क्या होता है बच्चों, वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज दे आर एक्सचेंज फॉर कैश, दे आर नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। और दूसरा हमने देखा था बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, all such transaction where the goods and services are exchanged but the payment is not made on the spot, payment will be made on future date, जहां पे पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो such type of transactions are known as क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसके बाद बच्चों हमने टर्म देखा था गुड्स। गुड्स क्या होता है, ऑल द कमोडिटीज और आर्टिकल्स, ऑल द कमोडिटीज और आर्टिकल्स इन व्हिच अ बिजनेसमैन डील्स, दे आर कॉल्ड एज गुड्स। जो भी चीज आप सेल करते हो, जिन चीजों में आप डील कर रहे हो, वो सारी की सारी क्या होती हैं आपके लिए, गुड्स होती हैं। गुड्स के बाद बच्चों हमने देखे थे एसेट्स। एसेट्स मींस properties, all types of properties which are held by businessmen, they are called as assets. Then we discuss classification of assets in the form of fixed assets, the assets which are held in business for a long term, current assets, the assets which are held in business for a short term, or the assets which keep on changing their form from one form to another. Tangible assets, the assets which can be seen, touched or felt. Intangible assets, the assets which cannot be seen. फिर हमने बच्चों लाइबिलिटी देखा। लाइबिलिटीज मींस डेब्ट और कर्जा, owing, the amount payable by business firm to the outsider is known as liability. क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी मैंने अभी कवर किया हुआ नहीं है। उसके बाद बच्चों हमने दो टर्म्स देखी, दैट इज कैपिटल एंड ड्राइंग। व्हाट इज कैपिटल, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर एसेट इज नोन एज कैपिटल। जब आप इन्वेस्ट करोगे एज अ ओनर, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंटिंग टर्म है बेटा कैपिटल। और जब बिजनेस का ओनर कुछ विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, एनीथिंग विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज is known as drawings. I hope सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो इन सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से लर्न कर लेना, समझ लेना, और अगर बच्चों कुछ डाउट्स है तो डू लेट मी नो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टर्म्स कंप्लीट करेंगे। सब्जेक्ट बच्चों प्रैक्टिकल है, सब्जेक्ट है हमारा प्रैक्टिकल, बट इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें इसका जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, थियोरेटिकल बेस है, स्टार्टिंग में 2 चैप्टर्स, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जब आपको ये सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जब आप इन सारी चीजों को अच्छे से रिकॉग्नाइज करने लगोगे ना, you'll be able to record all those business transactions in the books of accounts in a systematic and chronological way। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू।